एटॉमिक का मतलब है किसी चीज़ की इंतहाई छोटी मिकदार, किसी बड़े निज़ाम का नाकाबिले तकसीम बुनियादी हिस्सा, या फिर बेपनाह तवानाई या ताकत का ज़रिया। हैबिट का मतलब है एक ऐसा मामूल या अमल जो बार बार दोहराया जाए, या फिर किसी मखसूस सूरत हाल के लिए खुदकार रद्द अमल। एटॉमिक हैबिट्स का मतलब है कि छोटी, मामूली लेकिन ताकतवर आदत जो वक़्त के साथ मिलकर बेपनाह तब्दीलियां ला सकती हैं। जैसे एक एटम नज़र नहीं आता लेकिन पूरी कायनात की बुनियाद है, इस तरह छोटे मुस्तकिल मिजाज फैसले और आदत आपकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियां ला सकते हैं। मेरे हाई स्कूल के दूसरे साल के आखिरी दिन मुझे एक बेसबॉल बैट का सामना करना पड़ा। जब मेरे साथी ने पूरे ज़ोर से बैट घुमाया तो वो इसके हाथ से फिसल गया और तेज़ी से मेरी तरफ आया। लम्हे भर में वो सीधा मेरी आंखों के दरमियान आ लगा। मुझे टक्कर के इस लम्हे की कोई याद नहीं। वो बैट इतनी शिद्दत से मेरे चेहरे से टकराया कि मेरी नाक कुचल कर एक अजीब यू शक्ल इख्तियार कर गई। इस ज़ोरदार तसादम ने मेरे दिमाग के नरम टिश्यूज़ को मेरी खोपड़ी के अंदर दीवार से टकरा दिया। एक लम्हे के अंदर मेरे सर में सूजन की एक लहर दौड़ गई। चंद सेकंड्स के अंदर मेरी नाक टूट चुकी थी, खोपड़ी में कई जगह फ्रैक्चर हो चुके थे और दोनों आंखों के सॉकेट चकनाचूर हो गए थे। जब मैंने आंखें खोलीं तो मैंने देखा कि लोग मुझे हैरत से घूर रहे थे और मेरी तरफ भाग रहे थे। मैंने नीचे देखा तो अपने कपड़ों पर सुर्ख धब्बे नज़र आए। मेरे एक साथी ने अपनी कमीज़ उतारी और मुझे थमा दी। मैंने इसे अपनी टूटी हुई नाक से बहते हुए खून को रोकने के लिए इस्तेमाल किया। मैं सदमे और उलझन में था और मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरी चोट कितनी शदीद थी। मेरा उस्ताद मेरा बाजू अपने कंधे पर रखकर मुझे नर्स के कमरे तक ले जाने लगा। हमें पूरा मैदान अबूर करना था, फिर नीचे ढलान से गुजरना था और आखिर में स्कूल के अंदर वापस जाना था। रास्ते में कई हाथ मेरी कमर को सहारा दे रहे थे ताकि मैं गिर न जाऊं। हम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। किसी को एहसास नहीं था कि हर लम्हा कीमती था। जब हम नर्स के कमरे में पहुंचे तो इसने मुझसे चंद सवाल पूछे। ये कौन सा साल है? 1998 मैंने जवाब दिया, जबकि असल साल 2002 था। अमेरिका का सदर कौन है? बिल क्लिंटन मैंने कहा, जबकि दुरुस्त जवाब जॉर्ज डब्ल्यू बुश था। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? मैं चंद लम्हों के लिए रुका। 10 सेकंड्स गुजर गए। पैटी, मैंने बिला आखिर जवाब दिया, ये नज़रअंदाज करते हुए कि अपनी ही माँ का नाम याद करने में मुझे इतना वक़्त लगा था। ये आखिरी सवाल था जो मुझे याद है। मेरे दिमाग में तेज़ी से बढ़ती हुई सूजन को मेरा जिस्म बर्दाश्त न कर सका और मैं बेहोश हो गया। इससे पहले कि एम्बुलेंस पहुंचती, चंद मिनट बाद मुझे स्कूल से बाहर निकाला गया और करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल पहुंचने के फ़ौरन बाद मेरा जिस्म नकारा होने लगा। मैं बुनियादी कामों जैसे निगलने और सांस लेने में मुश्किल महसूस कर रहा था। इस दिन मुझे पहला दौरा पड़ा, फिर मैं मुकम्मल तौर पर सांस लेना बंद कर चुका था। डॉक्टर्स ने जल्दी से मुझे ऑक्सीजन देने की कोशिश की, लेकिन साथ ही ये भी अंदाज़ा लगाया कि मुकामी हॉस्पिटल इस सूरत हाल को संभालने के काबिल नहीं। चुनाचे उन्होंने फ़ैसला किया कि मुझे एक बड़े हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी है और सिनसिनाटी में मौजूद एक बड़े हॉस्पिटल के लिए हेलीकॉप्टर बुलवा लिया गया। मुझे इमरजेंसी रूम के दरवाजे से बाहर निकाला गया और सड़क के उस पार हेलीपैड की तरफ ले जाया गया। स्ट्रेचर नाहमवार फुटपाथ पर हिलने लगा। एक नर्स मुझे धकेल रही थी, जबकि दूसरी नर्स मेरे लिए हर सांस को हाथ से पंप कर रही थी। मेरी माँ, जो चंद लम्हे पहले अस्पताल पहुँची थी, मेरे साथ हेलीकॉप्टर में सवार हो गई। मैं बेहोश था और खुद से सांस लेने के काबिल नहीं था। परवाज़ के दौरान मेरी माँ ने मेरा हाथ थाम रखा था, जबकि मैं बेसुध पड़ा था। जब मेरी माँ मेरे साथ हेलीकॉप्टर में थी, मेरे वालिद घर वापस गए ताकि मेरे भाई और बहन का हाल देख सकें और इन्हें इस हादसे की इत्तला दे सकें। जब उन्होंने मेरी बहन को बताया कि वो इस रात इसकी 8वीं जमात की ग्रेजुएशन तकरीब में शरीक नहीं हो सकेंगे, तो वो आंसू जब्त करने की कोशिश कर रहे थे।
میرے بہن بھائیوں کو رشتہ داروں اور دوستوں کے حوالے کرنے کے بعد وہ سنسناٹی کے ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں میری ماں پہلے ہی میرا انتظار کر رہی تھی۔ جب میری ماں اور میں ہسپتال کی چھت پر لینڈ کیے تو تقریباً 20 ڈاکٹروں اور نرسوں کی ایک ٹیم تیزی سے ہیلی پیڈ پر پہنچی اور مجھے فوراً ٹراما یونٹ میں منتقل کر دیا گیا۔ اس وقت تک میرے دماغ میں سوجن اتنی شدید ہو چکی تھی کہ مجھے بار بار پوسٹ ٹرامیٹک دورے پڑ رہے تھے۔ میری ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی، لیکن میری حالت سرجری کے قابل نہیں تھی۔ دن میں تیسرے دورے کے بعد ڈاکٹروں نے مجھے طبی طور پر مصنوعی کوما میں ڈال دیا اور وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا۔ میرے والدین کے لیے یہ ہاسپٹل کوئی اجنبی جگہ نہیں تھی۔ 10 سال پہلے وہ اسی عمارت میں داخل ہوئے تھے جب میری چھوٹی بہن کو 3 سال کی عمر میں لیوکیمیا کی تشخیص ہوئی تھی۔ اس وقت میری عمر 5 سال تھی اور میرا بھائی صرف 6 ماہ کا تھا۔ 2.5 سال تک کیمیو تھراپی، ریڑھ کی ہڈی سے لی گئی جانچیں اور بون میرو بائیوپسی کے بعد میری بہن بالآخر خوش، صحت مند اور کینسر سے مکمل طور پر نجات پا کر ہاسپٹل سے باہر نکلی۔ لیکن 10 سال بعد ایک عام اور خوشحال زندگی گزارنے کے بعد میرے والدین خود کو اسی جگہ ایک مختلف بچے کے ساتھ کھڑا پاتے ہیں۔ جب میں کوما میں چلا گیا، ہاسپٹل نے ایک پادری اور ایک سوشل ورکر کو میرے والدین کو تسلی دینے کے لیے بھیجا۔ یہ وہی پادری تھا جس نے 1 دہائی پہلے اس رات ان سے ملاقات کی تھی جب انہیں میری بہن کے کینسر کی خبر ملی تھی۔ جیسے جیسے دن رات میں بدلنے لگا، مختلف مشینیں مجھے زندہ رکھنے میں مصروف تھیں۔ میرے والدین ہاسپٹل کے ایک بستر پر بے چینی سے سو رہے تھے۔ ایک لمحے وہ تھکن سے نڈھال ہو کر گر جاتے اور اگلے ہی لمحے فکر مندی کے باعث پوری طرح جاگ جاتے۔ بعد میں میری ماں نے مجھ سے کہا، یہ میری زندگی کی بدترین راتوں میں سے ایک تھی۔